Hello guys, welcome to JK Exam Cracker and today I am back with some questions which are asked in JK SSB. जो अभी रिसेंटली JK SSB का एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपको तो पता है साइंस के सेक्शन में लगभग 8 या 9 मार्क्स के क्वेश्चंस रहे हैं। तो सारे कंपाइल करके जितने बायो के मेरे टॉपिक के क्वेश्चंस थे वो मैंने उनको कंपाइल करके 2 सेट्स में कंपाइल किया है। तो अभी हम सेट 1 के क्वेश्चंस करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में मेरे सेट 2 के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे साथ इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर ज़रूर लिखिए सो डैट वी गेट टू नो कि आपका कितना स्कोर बना एंड कितना आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रही। दूसरा, आपको कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। चलिए गाइस, लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन 1, राइट। So, in which of the following biological association both species are harmed by the interaction? बोल रहा है इनमें से कौन सी interactions में से दोनों species को एक दूसरे से नुकसान होता है। All these are interactions। ये ecology का क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूँ ecology जो environment वाला आपका टॉपिक था उसमें ये क्वेश्चन है। तो इनमें से कौन से interaction में दोनों species को एक दूसरे से नुकसान होता है, देख लीजिए। ऑप्शन 1 है competition, B अमेनलिज्म, सी म्यूचुअलिज्म, डी पैरासिटिज्म। आई होप आपने क्वेश्चन कर लिया होगा वीडियो पॉज करके। तो इसका करेक्ट आंसर है, द करेक्ट आंसर इज कंपटीशन। इसको दिखाने के लिए मैं आपको एक सीधा एक फ्लो चार्ट ही दिखा देता हूँ, वहाँ से आप इसको देखो। ये देखो, ये आपको भी नेट पे मिल जाएगा इजीली। कंपटीशन एक ऐसी इंटरेक्शन होती है जिसमें दोनों को एक दूसरे से नुकसान होता है। स्पीशीज़ 1 एंड स्पीशीज़ 2 हैव नेगेटिव इफेक्ट ऑन ईच अदर, ठीक है। ना एक को फ़ायदा होता है ना दूसरे को फ़ायदा होता है, दोनों को ही उल्टा नुकसान होता है। कंपटीशन इज़ दैट काइंड ऑफ इंटरेक्शन। एंड म्यूचुअलिज्म जिसमें दोनों को फ़ायदा होता है, कमेंसलिज्म जिसमें एक को फ़ायदा होता है और एक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समझ रहे हो। और अमेंसलिज्म जिसमें एक स्पीशीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन दूसरे को नुकसान हो जाता है उसकी वजह से, ठीक है। न्यूट्रलिज्म जिसमें दोनों को एक दूसरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ना दोनों को एक दूसरे से कोई फ़ायदा हो रहा है ना कोई नुकसान हो रहा है। और पैरासिटिज्म जिसमें एक को फ़ायदा होता है एक को नुकसान होता है। एग्जाम्पल्स तो आप समझते ही हैं, जैसे मैं पैरासिटिज्म की एग्जांपल दे देता हूँ एक, कि जैसे जुएँ हैं, जुएँ आपका खून चूसती हैं तो उसमें जुओं का फ़ायदा है, आपका कोई फ़ायदा नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि आपका न्यूट्रल है, मतलब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपको फ़र्क पड़ रहा है, आपका खून चूसा जा रहा है तो आपको नुकसान हो रहा है। देयर इज़ नेगेटिव इफेक्ट ऑन यू और पॉजिटिव इफेक्ट है जो जुएँ हैं, लाउज है उस पर, ठीक है। तो गाइस चलते हैं अब अपना नेक्स्ट पे। तो क्या इसका आंसर आया ए, कंपटीशन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वाइटामिन इज कॉल्ड एंटी स्टेरिलिटी वाइटामिन? इनमें से किस वाइटामिन को एंटी स्टेरिलिटी वाइटामिन कहा जाता है? एंटी स्टेरिलिटी या फिर कह लो फर्टिलिटी वाइटामिन। एंटी स्टेरिलिटी कह लो या फिर कह लो फर्टिलिटी वाइटामिन। फर्टिलिटी, ठीक है। तो फर्टिलिटी वाइटामिन या एंटी स्टेरिलिटी वाइटामिन किसको कहा जाता है इनमें से? तो ऑप्शन इज, आप देख लो, विटामिन सी है, विटामिन ई, ए और B12। मेरी वाइटामिन्स की वीडियो वहाँ पे अपलोडेड है, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स वगैरह की, वहाँ पे आप जाकर ज़रूर वो वीडियो देखिए। मैंने देखा उस वीडियो में बहुत कम व्यूज़ थे। इट्स नॉट लाइक कि मुझे व्यूज़ चाहिए, बट इट्स बी लाइक कि आप लोग शायद वाइटामिन्स वाला टॉपिक को सीरियस नहीं लेते हैं, बट वो हमने वीडियो कुछ सोच के डाली है। हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में दिखा है कि वाइटामिन्स, फैट्स, प्रोटीन्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं रेदर देन कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से। इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं और इस बार आई एम वेरी हैप्पी फ्रॉम माई सेल्फ, जो मैंने वीडियोस बनाई उसमें मतलब एटलीस्ट ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ना, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ 80% क्वेश्चन मैंने अपनी वीडियोस में कराए हैं। इवन जो पेड कोर्सेज को हमने एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस करवाए हैं, पेड कोर्सेज वाले भी अगर सुन रहे होंगे मेरे को, तो वो भी आप देखेंगे कि आपको जो क्वेश्चंस करवाए गए हैं एक्स्ट्रा, उसमें भी हमने आपको ये क्वेश्चंस करवाए हैं, ज़रूर करवाए हैं, ठीक है। तो मतलब आई एम वेरी हैप्पी, सेटिस्फाइड फ्रॉम माई सेल्फ। 80% क्वेश्चन जो हैं यहाँ से करवाए गए थे आपको। बस ये है कि आप लोग ज़रूर मतलब कोई भी हर एक वीडियो को एक बार 1 गो में एक बार देख लेना ज़रूर, सो डैट आपको फ़ायदा हो जाए। ये वाइटामिन्स की वीडियो बहुत अच्छे से मैंने बना रखी है, वहाँ पे आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए हमारे यूट्यूब चैनल के साइट पे, तो वहाँ आपको ये ज़रूर मिल जाएगा। तो
इनमें से किस विटामिन को एंटी स्टेरिलिटी या फर्टिलिटी विटामिन कहा जाता है? एंटी स्टेरिलिटी मतलब जो स्टेराइल नहीं होने देता पर्सन को, मतलब उसको हमेशा फर्टाइल रखता है। फर्टाइल मतलब उसको हमेशा रिप्रोडक्टिवली वाइबल रखता है। तो इनमें से आंसर है विटामिन ई। इसका आंसर है सेकंड का बी, विटामिन ई। विटामिन ई को एंटी स्टेरिलिटी या फर्टिलिटी हार्मोन कहा जाता है बिकॉज हार्मोन नहीं, सॉरी, विटामिन कहा जाता है जस्ट बिकॉज ये जो विटामिन है, ये विटामिन आपका गैमेटोजेनेसिस, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो है उनको एक्टिव रखने में रोल प्ले करता है। दैट्स इट, सिंपल भाषा में अगर बोले तो। ठीक है गाइस, ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच इज़ अ फैट सोल्यूबल विटामिन? ऑप्शन देख लीजिए, ए, B1, B6, C। चेक कर लीजिए खुद ही, टिक हो गया होगा। तो सिंपल भाषा में फैट सोल्यूबल विटामिन हमारे पास ये होते हैं ए, डी, ई और के, ये सब फैट सोल्यूबल विटामिन है। तो आप यहाँ से देख रहे हो बी और सी, ये तो वाटर सोल्यूबल है। एक ही आंसर बचता है विटामिन ए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, विटामिन ए, दैट इज द फैट सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन ए, डी, ई, के हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। That is, which of the following nutritional deficiencies causes the condition osteoporosis? इनमें से कौन सी न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी से, देखो इसलिए मैं देख रहा था, आप ज़रूर मेरे बात पे यकीन करके एक बार YouTube चैनल पे ज़रूर जाना और देखना इन्हीं वीडियोस में जिसमें मैंने ये सब लिया हुआ है ना, ये टॉपिक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एंड न्यूट्रिएंट्स, मतलब सेकंड, थर्ड और फोर्थ वीडियो हैं जिनमें मैंने विटामिन और न्यूट्रिएंट्स बताया। इनमें सबसे कम व्यूज़ हैं। आई गेस मे बी स्टूडेंट्स को लगता होगा कि ये टॉपिक शायद ही पूछेंगे, बट नहीं, ये दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने इसलिए सिर्फ न्यूट्रिएंट्स टॉपिक को, जिसमें प्रोटीन, विटामिन, ये सब टॉपिक के लिए 3 वीडियोज़ बनाई हैं। तो वो कुछ सोच के बनाई है, उसमें बहुत डिटेल में बताया। आप एक बार एक बार उसको गो थ्रू कीजिए, आपको ज़रूर सारे आंसर्स मिलेंगे, माई गारंटी। ऑस्टियोपोरोसिस इसमें से किसकी डेफिशिएंसी से होता है? अब देखो आंसर आपने देख कर ही लिया होगा अपने लेवल पे, तो मैं सीधा एक्सप्लेनेशन पे आता हूँ। ऑस्टियो मीन्स बोन, मैं बार बार बताता हूँ। पोरोसिस मतलब हड्डियों का खोखला हो जाना, वीक हो जाना, बोन का वीक हो जाना। तो बोन्स कैसे वीक होती हैं? मेनली कैल्शियम की डेफिशिएंसी से। तो क्वेश्चन 4 का सही आंसर है डी, कैल्शियम। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट पे ना। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज? इनमें से कौन सा कम्युनिकेबल डिजीज का एग्जाम्पल है? ठीक है, तो ये भी वीडियो बनाई है हमने, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के ऊपर बहुत अच्छे से फ्लो चार्ट में मैंने डिजीज़ जितनी हो सकती थी पॉसिबल, मेरी गारंटी है। उसके अलावा जो उस वीडियो में जितनी भी डिजीज़ मैंने डिस्कस किए हैं उसमें मुझे कमेंट्स भी आए, सर इज़ दिस सफिशिएंट फॉर द एग्ज़ाम? मैंने कहा था गारंटी से इट इज़ सफिशिएंट अप टू 80% और 85%, एंड मेरी बात सही निकली है, वो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। उसमें जितना बताया गया है इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। तो एक बार हमारी प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा। मेरी गारंटी है आप मेरी उन वीडियोज़ को देखकर साइंस के क्वेश्चंस तो एटलीस्ट फुल करके आने वाले हो, दैट्स माई गारंटी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज? इनमें से कौन सा कम्युनिकेबल डिजीज का एग्जाम्पल है? ठीक, अब यहाँ से आपने आंसर तो लगा लिया होगा, मैं सीधा एक्सप्लेनेशन पे आ रहा हूँ। डायबिटीज़, यू नो इट्स नॉट कम्युनिकेबल। जैसे एक पर्सन को डायबिटीज़ है तो वो किसी दूसरे को नहीं हो जाएगी, वो डायबिटीज़ इंट्रिंसिक फैक्टर्स की वजह से रहती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है, कैंसर भी नहीं है। ठीक है, मीजल्स इज़ ओनली कम्युनिकेबल डिजीज़ बिकॉज वायरस से होता है मीजल, और छींकने से, स्नीजिंग, कफिंग करने से, जिसको भी मीजल होता है ना, बच्चों में खासकर ज़्यादा बीमारी होती है। इसके लिए वैक्सीन लगती है हमारे पास, हमारे इंडिया में पहले ही बच्चों को, इन्फेंट्स को वैक्सीन लगा दी जाती है मीजल्स की। क्वेश्चन आपको यहाँ पे एक दे रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा कि मीजल्स के लिए कौन सी वैक्सीन लगती है। ठीक है, ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी क्वेश्चन अच्छा है, तो प्लीज़ इसका आंसर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मीजल्स के लिए कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है? विच वैक्सीन इज गिवन फॉर द मीजल? ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, प्लीज़ इसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। तो मीजल वायरस से होता है, मीजल जो बीमारी है इट इज़ कॉज ड्यू टू वायरस। वायरस का नाम भी बता दें, रुबेला वायरस। तो रुबेला वायरस से मीजल रहता है, या मिक्सोडी वायरस, नॉट रुबेला वायरस, आई एम नॉट श्योर अबाउट है, बट ये वायरल डिजीज़ है, वायरस से होती है।
ठीक है, तो इसलिए कम्युनिकेबल है। छींकने से, कफिंग करने से मीजल्स जो है स्प्रेड हो जाती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, what is the exudation of drops of xylem sap on the tips of edges of vascular plant leaves? अब डेफिनेशन वाइज मतलब ये जो क्वेश्चन है इसकी टर्मिनोलॉजी काफ़ी हैवी है, मतलब स्टूडेंट देख के डर जाएगा पता नहीं क्या पूछ लिया है, राइट। और ये वर्ड्स भी थोड़े अजीब अजीब लिखे हैं, बट ये भी अगेन मैं बोलूँगा मेरे वीडियो में जाइए, वीडियो नंबर शायद ये लास्ट से सेकंड थर्ड या थर्ड लास्ट वीडियो है मेरी कोई, इस पे प्लांट ट्रांसपोर्टेशन पे वीडियो बनाई गई है, वहाँ पे आप देखिए, वहाँ पे मैंने बताया हुआ है इसका। तो आंसर आपने टिक कर लिया होगा, इसका आंसर मैं डायरेक्ट मार्क कर रहा हूँ, फिर एक्सप्लेनेशन देता हूँ, दैट इज़ गटेशन। ठीक है, मैंने आपको उस वीडियो में ना एक डिस्कस किया था, एक चीज़ होती है ट्रांसपायरेशन, एक होता है गटेशन। ट्रांसपायरेशन और गटेशन दोनों को ही लॉस ऑफ वाटर कहते हैं। जब पानी जो है प्लांट से लॉस होता है, प्लांट जो है वाटर का जब लॉस करते हैं, प्लांट में से वाटर लॉस हो जाता है इन्वायरमेंट में, उसको हम मतलब ये दोनों में ये चीज़ होती है, वाटर का लॉस होता है। अब लेकिन ट्रांसपायरेशन में वाटर लॉस कैसे होता है? पहले तो ट्रांसपायरेशन दिन में होती है, दिन में देखी जाती है, दिन में प्लांट्स में से वाटर का लॉस होता है। और कैसे होता है? ट्रांसपायरेशन में वाटर का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। दोनों में मेजर डिफरेंस यही है, ट्रांसपायरेशन में वाटर का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, स्टीम की फॉर्म में, गैस की फॉर्म में। वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में चला जाता है। ट्रांसपायरेशन में ऐसे होता है वाटर का लॉस, मतलब जैसे पानी लीफ के सरफेस पे आया, इवेपोरेट हो गया। दिन में होता है ना ट्रांसपायरेशन, हीट की वजह से इवेपोरेट हो। गटेशन में वाटर का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। जो पानी होता है वो लीफ के एजिस, ये देखो लिखा है ना, एक्सुडेशन मतलब किसी लिक्विड का निकलना, ऑफ ड्रॉप्स ऑफ जाइलम सैप। जाइलम में क्या होता है? जाइलम सैप मतलब जाइलम के अंदर जो भी है, जो भी जूस है, दैट इज सैप मीन्स जूस। जाइलम के अंदर जूस क्या? बेसिकली पानी है, पानी के साथ मिनरल्स हैं। तो पानी और उसके साथ जो मिनरल्स होते हैं वो जब बाहर निकलते हैं, कहाँ से बाहर निकलते हैं? टिप्स ऑफ और एजेस ऑफ वेस्कुलर प्लांट लीव्स। लीव्स के टिप या एजेस में से जब पानी के जो ड्रॉप्स ऐसे निकल जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको गटेशन कहते हैं। बिकॉज गटेशन में वाटर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉप्स, ड्रॉप्स की फॉर्म में, ओस की बूंदे। मैंने उस वीडियो में भी यही टर्म यूज़ की थी। ठीक है, तो आई होप इट इज़ क्लियर। एंड अगर मुझसे वीडियो में कोई गलती हो जाए तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर सजेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, Which of the following disease is caused by the bacterium Yersinia pestis? इनमें से कौन सी डिजीज Yersinia pestis से होती है? अगेन आई एम वेरी हैप्पी, ये भी मैंने डिस्कस किया था। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। सी यार, मतलब लाइक अच्छा लगता है जब आपने कोई कंटेंट दिया और उस कंटेंट में से ही मेजॉरिटी क्वेश्चंस आए हैं, बहुत अच्छा लगता है। आई एम फीलिंग वेरी गुड अबाउट माई सेल्फ कि मैंने जितना कंटेंट दिया है मैं गारंटी के साथ, क्योंकि वो यूट्यूब पे है सारा कंटेंट, मैं उसको चेंज नहीं कर सकता, आप क्रॉस चेक कर सकते हो मेरी बात को। तो इज़ ऑल देयर इन द वीडियोस। अगर वीडियोस आप शुरू से एंड तक देखेंगे, एवरीथिंग इज देयर इन द वीडियो, एवरी क्वेश्चन इज कवर्ड। कुछ एक आधा क्वेश्चन है जो नहीं होगा कवर, वो मैं खुद ही बताऊंगा आपको, बट ज़्यादातर क्वेश्चन पे आते हैं सीधा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज बाय बैक्टीरियम यर्सीनिया पेस्टिस। अब यहाँ ना मैंने ये क्वेश्चन है कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का। ठीक है, तो वहाँ पे भी मैंने बोला था दोस्तों कि आपको रेयरली पहले तो नाम आएगा कि पर्टिकुलर बैक्टीरिया का नाम आएगा, उस बैक्टीरिया से कौन सी डिजीज होती है ये बताना है। ठीक है, अब यहाँ तो आ गया ना नाम, अब वहाँ बच्चा सोच में पड़ जाएगा। जो बायोलॉजी स्ट्रीम का नहीं है वो तो बोलेगा यार यर्सीनिया पेस्टिस पता ही नहीं है, वो क्वेश्चन छोड़ देगा, यहाँ गलत करके आ सकता है। लेकिन यहाँ दोस्तों, यहाँ सुनना प्लीज़ ध्यान से, यहाँ चलेगा लॉजिक और दिमाग। कैसे? क्योंकि अगर मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया है दोस्तों, आप कम्युनिकेबल, क्योंकि मैंने उस वीडियो में ना ऐसा, जैसे जो डिजीज़ है ना, डिजीज़ को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। समझ रहे हो? कम्युनिकेबल में मैंने आपको कैटेगरीज बनाई थी उस वीडियो में, आप ज़रूर वो एक बार वीडियो देखिए कि एक कैटेगरी ये कि कौन सी डिजीज़ बैक्टीरिया से होती है, दूसरी कैटेगरी ये कौन सी डिजीज़ प्रोटोजोआ से होती हैं, तीसरी कैटेगरी कौन सी डिजीज़ वायरस से होती हैं, चौथी कैटेगरी कौन सी डिजीज़ फंगस से होती है। समझ रहे हो? तो पहले तो ये आपको इंग्लिश में ये देखना है कि ये यर्सीनिया पेस्टिस क्या है? एक बैक्टीरिया है। क्या है? एक बैक्टीरिया है। देखो, अब जेके एग्जाम क्रैक करके जो क्वेश्चन सेटर है उनको भी तो पता है ना कि सारे तो बायो बैकग्राउंड के थोड़ी है, जो इतना थोड़ी डिटेल में याद रखो कि
हर एक डिजीज़ का, ऑर्गेनिज्म का, वो तो हमें खुद नहीं याद रहता, तो मतलब जो नॉन मेडिकल ब्रांच के हैं तो हाउ वुड दे यू नो रिमेंबर द थिंग्स। यहाँ ट्रिक्स होती हैं। ट्रिक्स यही है कि आपको बस एक रफ आइडिया ज़रूर होना है, इतना तो आपको याद रहेगा ना कि कौन सी बैक्टीरिया से हो रही है, कौन सी वायरस से हो रही है, बस आपको वही आइडिया से चलना है। रुबेला डिजीज़ वायरस से होती है, ठीक है, रुबेला डिजीज़ रुबेला वायरस से ही होती है। चिकन पॉक्स जो होता है ये भी वायरस से होती है, वायरस का नाम होता है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, वेरिसेला जोस्टर, VZ लिख दिया, वेरिसेला जोस्टर वायरस, ठीक है। देन इसके बाद मम्स आता है, मम्स भी वायरस से होती है, पैरामिक्सो वायरस, बस। अब ये चीजें तो मुझे पता है ना किससे हो रही है, आपको बस रफ ये याद रखना है कि ये वायरस से होती है डिजीजेस, ये बैक्टीरिया से होती है। और मेरी जो वीडियो उसमें मैंने कैटेगरी की हुई है, वहाँ तो मैंने नाम भी बताए हुए हैं कौन सी किससे होती है, बट फिर भी आप नाम नहीं याद रख सकते, आपको दिमाग में, क्योंकि उनको पता है कि इतना नाम वाला कंसेप्ट नहीं, वो बस आपको इस चीज़ में पागल करेंगे। आप जिस इंसान को पेपर में ये पता होगा कि बैक्टीरिया से कौन सी डिजीज़ होती है, सीधा वो करेक्ट आंसर करके आएगा। करेक्ट आंसर इज डी, प्लेग। 7 का करेक्ट आंसर है डी, प्लेग, ठीक है। प्लेग जो है वो आपका बैक्टीरिया से होता है, यर्सीनिया पेस्टिस से, ठीक है। बाकी ये सारी डिजीजेस वायरस से होती है। जिस इंसान को सिर्फ इतनी सी बात पता होगी ना कि इनमें से कौन सी वायरस होती है, कौन सी बैक्टीरिया से होती है, नाम भले ना पता हो कौन सा वायरस है कौन सा बैक्टीरिया, वो करेक्ट आंसर करके आ जाएगा। दैट इज द ट्रिक। तो यही चीज़ें आपको कुछ एग्जाम में ध्यान में रखनी है, दैट्स इट। तो 7th का आंसर डी। नेक्स्ट पे चलते हैं। पिक द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। तो ईजी है, आप टिक कर लो इसको। लेट मी आंसर नाउ। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट है स्टेमन, सीधा स्टेमन को ही कहते हैं हम, ठीक है ना। जो स्टेमन होता है उसको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं, और एक होता है पिस्टिल, पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टेमन के 2 हिस्से होते हैं, एंथर, आपका एंथर और फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट। एंड पिस्टिल के 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। बाकी कैलिक्स और सेपल क्या चीज़ें हैं, ये जो फ्लावर के बाहर आप ग्रीन कलर के ऐसे पत्ते जैसे स्ट्रक्चर देखते हैं ना, उनको सेपल कहते हैं, और सेपल के झुंड को कहते हैं कैलिक्स। और जो पेटल्स होते हैं, पेटल्स होगी पंखुड़ियाँ, उनको कहते हैं पेटल्स, और पेटल्स के झुंड को कहते हैं कोरोला। बस ये कुछ टर्म्स हैं, दिमाग में रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following disease is mainly caused due to deficiency of vitamin A? इनमें से कौन सी डिजीज विटामिन, बहुत इजी क्वेश्चन है, सीधा कर लो इसको। तो देखो उन्होंने मिक्स क्वेश्चन करने होते हैं, कुछ इस तरह के इजी क्वेश्चन भी होते हैं जिसको डायरेक्ट सब करके आएंगे, और कुछ वो टिपिकल जैसे यर्सीनिया पेस्टिस वाला था, वहाँ बहुत लोग फंस सकते हैं, समझ रहे हो। वहाँ ट्रिक बस वही होती है, क्योंकि दे डोंट वांट अ बायोलॉजिस्ट, दे जस्ट वांट अ स्मार्ट पर्सन। स्मार्ट पर्सन इज दैट जो अपना कम स्टडी करके भी लॉजिक्स इस तरह से अप्लाई करता है क्वेश्चंस में कि वो मतलब क्वेश्चन सही करके आता है, समझ रहे हो। तो इसका आपने टिक कर लिया होगा, तो इसका मैं सीधा आंसर दे रहा हूँ। विटामिन ए से हमें पता है सबको नाइट ब्लाइंडनेस होती है, बिकॉज बेरी होती है विटामिन B1 से, रिकेट्स होती है आपकी D से, स्कर्वी होती है विटामिन C से, ठीक है ना, पता ही है आपको। नेक्स्ट चलते हैं गाइज। Question number 10. The process by which microorganisms are imported to a contaminated site to enhance the degradation of contaminants is called dash. ये क्वेश्चन इकोलॉजी का है, इन्वायरमेंट का है। तो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं मानता हूँ, हाँ टिपिकल है, टर्मिनोलॉजिकल है, बट टर्मिनोलॉजिकल है। और मैं जब भी बायो लेता हूँ, बायो के लेक्चर्स लेता हूँ, मैं हमेशा, चाहे मैंने आज तक 9th-10th के या 11th-12th के स्टूडेंट्स या इवन ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स लिए हैं, मैं सबको ये बोलता हूँ बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो टर्म्स पे चलता है, टर्मिनोलॉजी पे। तो आपने ना कुछ नहीं करना है यहाँ पे। इवन मैंने भी जब ये क्वेश्चन देखा तो मुझे भी थोड़ा आइडिया नहीं था, मुझे बायोस्पार्जिंग पता था ऑनेस्टली, बायो वेंटिंग या बायो इमेजिंग नहीं पता थी। हमें तो सब ऑप्शंस पे जाना होता है ना, सब देख के देखना होता है कौन सा सही है। तो बायो ऑगमेंटेशन पे मैं आया कैसे, बिकॉज ऑगमेंटेशन का मुझे मतलब पता है। ऑगमेंटेशन का इट्स अ इंग्लिश वर्ड। ऑगमेंटेशन का हम बोलते हैं किसी को ऑगमेंट करना, ऑगमेंट मतलब किसी चीज़ को बढ़ा देना, एनहांस कर देना। तो ऑगमेंटेशन इटसेल्फ मीन्स एनहांसिंग और डूइंग एनीथिंग इन अ बिगर फॉर्मेट, बड़ी चीज़ में करना। तो
यहाँ से ऑब्वियसली आप मतलब आपके लेवल पे अगर आप कभी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो तो इस तरह से सोच सकते हो। ऑगमेंटेशन का अगर आपको मीनिंग पता होगा तो आप इजीली टिक कर सकते हो आंसर ए। 10th का आंसर है ए, बायो ऑगमेंटेशन। बायो ऑगमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें देखो किसी एक जगह है, कोई जगह जैसे सीवेज है, सीवेज समझते हो ना सब, गटर का पानी। हम लोग क्या करते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट करते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है कि गटर के पानी को थोड़ा सा प्यूरिफाई कर देते हैं सो डैट जब गटर का पानी नदियों में छोड़ा जाता है तो नदियां पॉल्यूट ना हो। हमारा मेन मकसद है ये, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, गटर के पानी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद लेते हैं उसको साफ करने के लिए। बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, गटर के पानी में जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, पॉटी, फीकल मटेरियल एक्सेट्रा, जो भी चीज़ होती है उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्शन करके, समझना इस चीज़ को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर अपनी एक्टिविटी करके, बायोलॉजिकल एक्टिविटी करके उस पानी को थोड़ा प्यूरिफाई कर देते हैं। मतलब उसमें जितना पॉल्यूटेड मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल या जो मटेरियल टॉक्सिक मटेरियल होता है, पॉल्यूटेड मटेरियल होता है, उसको वो प्यूरिफाई कर देता है। बिकॉज उसको वो डिग्रेड कर देता है। जैसे कोई टॉक्सिक केमिकल है, ठीक है, ये मान लो ये टॉक्सिक केमिकल है, इस पे एक बैक्टीरिया आया, इस बैक्टीरिया ने इसके ऊपर एंजाइम्स डाले, एंजाइम से मतलब कुछ भी एक्शन किया, ये केमिकल ही टूट गया। अब ये जो केमिकल था यही टॉक्सिक था, यही जब टूट गया तो फिर टॉक्सिसिटी वाली बात खत्म हो गई ना। तो पानी को थोड़ा बहुत ट्रीट किया जाता है इस तरह से। तो बायो ऑगमेंटेशन में क्या होता है कि यही कि बोल रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इंपोर्टेड टू अ कंटेमिनेटेड साइट, जहाँ कंटेमिनेशन है, जहाँ पे पॉल्यूटेंट है, जहाँ पे टॉक्सिक मटेरियल है, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लाया जाता है सो डैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे क्या कर सके, डिग्रेडेशन ऑफ कंटेमिनेंट्स, डिग्रेड कर सके, कंटेमिनेंट्स को ब्रेक कर सके। जैसे एक टॉक्सिक केमिकल है उसको ब्रेक कर दिया तो वहाँ उस पानी की टॉक्सिसिटी खत्म हो जाए, ताकि, समझ रहे हो। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक तो बायो, बिकॉज इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है तो बायो वर्ड इसलिए लगा। ऑगमेंटेशन बिकॉज हम वो बढ़ा रहे हैं, डिग्रेडेशन बढ़ा रहे हैं उस कंटेमिनेटेड साइड की, जहाँ पे कंटेमिनेशन है, सीवेज है, जो भी है, सॉइल है, सीवेज है, क्योंकि बायो ऑगमेंटेशन सिर्फ पानी में नहीं होती, सॉइल में भी होती है। तो जहाँ पे भी कंटेमिनेशन है वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ला रहे हैं ताकि क्या एनहांस हो जाए, डिग्रेडेशन, वहाँ पे डिग्रेडेशन प्रोसेस एनहांस हो जाए, जो टॉक्सिक केमिकल्स का टूटने का प्रोसेस है वो एनहांस हो जाए, डिग्रेडेशन एनहांस हो जाए, इसको कहते हैं बायो ऑगमेंटेशन। बाकी टर्म्स अगर आप जानना चाहो तो मैं सिंपल रफ में बता देता हूँ, हर चीज़ नाम से है। वेंटिंग, वेंट समझना, हम बोलते हैं वेंट, वेंटिलेशन। वेंटिलेशन क्या होता है, हवा का क्रॉसिंग होना। तो बायो वेंटिंग में हम क्या करते हैं, देखो डिग्रेडेशन ना नेचुरली भी होती है। एक तो ये तो हमने इसमें क्या किया, इसमें हमने बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाए ताकि वो बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस कंटेमिनेटेड साइट के अंदर डिग्रेडेशन करें। एक होती है, अब ऑब्वियसली जो भी साइट होगी वहाँ पे एक नेचुरली खुद भी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह है, वहाँ पे नेचुरली खुद भी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होंगे ना प्रेजेंट, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी तो वहाँ डिग्रेडेशन करेंगे। तो वहाँ वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेडेशन कर रहे हैं ताकि वो और अच्छे से डिग्रेडेशन करें जो टॉक्सिक मटेरियल है उसके लिए हम करते हैं बायोवेंटिंग। वहाँ ना वेंटिलेशन देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हवा पानी ज़्यादा देते हैं ताकि वो अच्छे से काम करें, हवा पानी मिलेगा तो अच्छे से एक्शन करेंगे, समझ रहे हो। दैट्स अ बायोवेंटिंग। बायो स्पार्जिंग होता है मशीन्स का इस्तेमाल करके, स्पार्जर्स होते हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं जो जैसे सॉइल होती है ना, सॉइल को ऐसे ऐसे जैसे प्लोइंग करते हैं, स्पार्जिंग करके हम उसमें मतलब समझ लो आर्टिफिशियली ज़्यादा हवा देने का रोल प्ले करते हैं ताकि और अच्छे से डिग्रेडेशन हो। बायो इमेजिंग इज डिफरेंट थिंग, बायो इमेजिंग दैट्स इट। तो मतलब इसका बायो ऑगमेंटेशन ए इज़ द करेक्ट आंसर 10th का, ठीक है। मैं ये बाकी टर्म्स इसलिए एक्सप्लेन करता हूँ ताकि क्वेश्चन आज की डेट में इस पे आया है, कहीं ना कहीं जो एग्जाम सेटर होंगे वो कहीं ना कहीं वही लोग होंगे, क्या पता क्वेश्चन इस पे डाल दें कल को, तो मैंने आज ये समझाया होगा तो आपको कल ये क्वेश्चन कर सकते हो ना, तो लाइक दैट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय फ्लेवीवायरस, अगेन लॉजिक का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे भी पता होना चाहिए कौन सी डिजीज वायरस होती है। तो सीधा आप सीधा पहले आंसर लगा लिया। अब मैं टिक करता हूँ, आंसर इज ए, डेंग, ठीक है। फ्लेवीवायरस से डेंग होता है। अब फ्लेवीवायरस ना एक बड़ा ग्रुप है, वायरस का एक बड़ा ग्रुप है। फ्लेवीवायरस सिर्फ डेंग नहीं करता, डेंगू की बीमारी हम डेंगू कहते हैं, इट्स बेसिकली डेंग की बीमारी नहीं करता। फ्लेवीवायरस से और भी बीमारी होती है, जॉन्डिस जो पीलियस होना है, येलो फीवर, वो भी फ्लेवीवायरस से होता है, ठीक है। तो बट मेन चीज़ है आपको फ्लेवीवायरस उससे मतलब नहीं है, नाम से मतलब आपको बस इससे मतलब है वायरस,
डेंग इज द ओनली डिजीज इनमें से जो वायरस से होती है। अगर मैं बात करूं लेप्रोसी की, ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री एक ऑर्गेनिज्म है जिससे लेप्रोसी होती है। टाइफॉइड सल्मोनेला टाइफी ऑर्गेनिज्म है जिससे होती है, ये भी बैक्टीरिया, ये भी बैक्टीरिया, ठीक है, ये भी बैक्टीरिया, ये भी बैक्टीरिया। ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम टीबी, ये भी बैक्टीरिया। तो मतलब ये सब डिजीज बैक्टीरिया से हो रही है और ये डिजीज वायरस से हो रही है। ऑड वन आउट। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आपको पागल करेंगे, आपको वहाँ बस अपना दिमाग रखना है, अपना स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क इज लाइक दैट। आप मेरी वीडियो पे ज़रूर जाइए और ज़रूर देखिए वहाँ पे। क्वेश्चन 12 विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, सॉरी ये हो गया। क्वेश्चन 13 स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, वेरी इजी क्वेश्चन, आराम से कर लेंगे आप लोग, कर लीजिए, मैं सीधा आंसर टिक कर रहा हूँ। स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, हमें पता है, ठीक है ना, इस पे एक्सप्लेनेशन देने की भी मुझे ज़रूरत नहीं है। डी से रिकेट्स होता है, ए से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है, हमें पता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाटरबॉर्न कम्युनिकेबल डिजीज, इनमें से कौन सी वाटरबॉर्न कम्युनिकेबल डिजीज की एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी स्मार्ट वर्क चलेगा। पहले तो आप ऑड वन आउट सेलेक्ट कर लो, आप इसमें से ये देखने की कोशिश करो इसमें से नॉन कम्युनिकेबल कौन कौन सी है, वाटरबॉर्न वगैरह बाद में देखना। सबसे पहले कॉलरा कम्युनिकेबल होती है, ठीक है, विब्रियो कॉलरी नाम का एक बैक्टीरिया होता है जिससे कॉलरा एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाता है, ठीक है। अल्जाइमर नॉन कम्युनिकेबल है, ठीक है, तो ये ऑप्शन कट हो गया बिकॉज अल्जाइमर में मेमोरी लॉस होने लग जाता है, तो वो नॉन कम्युनिकेबल है, उसमें किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जैसे किसी का अल्जाइमर हो गया तो उससे अल्जाइमर किसी और को नहीं फैलेगा। डायबिटीज़ अगेन नॉन कम्युनिकेबल। कैटरैक्ट आँखों का आपको पता है, कैटरैक्ट हो जाता है मोतिया टाइप्स, तो ये सब नॉन कम्युनिकेबल है। पीछे बचा ही एक कम्युनिकेबल, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, कॉलरा। कॉलरा जब मेरी आप वीडियो में जाओगे वहाँ पे मैंने बताया भी है कि जैसे गंदा पानी, कंटेमिनेटेड वाटर, फूड, इन सब से कॉलरा फैल जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट कम्युनिकेबल, तो ईजिली आंसर टिक हो गया इसका भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू का मेजर कंपोनेंट क्या रहता है? अब ये आई डोंट नो, टिश्यूज, ये टिश्यू का टॉपिक है और जो सिलेबस था उसमें ऐसा टिश्यू था नहीं, बट फिर भी इट्स वेरी इजी। हाँ, लेकिन आप इसका आंसर भी आपको मेरी एक वीडियो में मिलेगा जहाँ मैंने न्यूट्रिएंट समझाया ना, जहाँ मैंने फैट्स बताया, मैंने वहाँ एक जगह जिक्र ज़रूर किया है एक पॉइंट पे कि दोस्तों हमारी बॉडी में ना फैट्स एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट, वहाँ मैंने बोला है, ज़रूर बोला है। तो इसका आंसर है फैट्स, सी। 15 का आंसर है सी, फैट्स। बिकॉज एडिपोज टिश्यू, आपकी स्किन के नीचे एक टिश्यू रहता है एडिपोज टिश्यू, जितना भी आपकी बॉडी में फैट डिपॉजिट होता है ना, उस एडिपोज टिश्यू में आप जो मोटे हो जाते हो या फैट आपके अंदर आ जाता है, चर्बी आ जाती है, तो चर्बी इज स्टोर्ड इन द एडिपोज टिश्यू विच इज़ बिहाइंड द स्किन। मतलब ये जो स्किन की एपिथेलियल लेयर है, इसके नीचे एडिपोज टिश्यू मिलता है, ठीक है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। What is the process of shrinkage or contraction of the protoplasm of plant cell because of loss of water from the cell? ये मिल जाएगा आपको हमारी वीडियोस में। इसमें बोल रहा है कि किस प्रोसेस में क्या होता है कि प्लांट जो सेल है, प्लांट सेल में जब प्रोटोप्लाज्म में से पानी निकल जाता है, प्रोटोप्लाज्म मतलब प्रोटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर, वो जो जेली जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म उसको कहते हैं। तो उसमें से जब वाटर लॉस हो जाता है तो प्रोटोप्लाज्म क्या कर जाता है, श्रिंक कर जाता है, इस तरह से ऐसे श्रिंक कर जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कहते क्या है? तो इसको कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आपने भी टिक कर लिया होगा अभी तक, राइट। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर, प्लाज्मोलिसिस। ऑल राइट एवरीवन। सो नेक्स्ट चलते हैं। The vascular tissue of the transport of water, vascular tissue for the transport of water and nutrients in the plant from roots to stem and leaves are called, very easy, टिक कर लिया आपने। मैं चलूँ तो इसका आंसर है जाइलम। इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी बताई थी अपनी एक वीडियो में, वो भी आप देख सकते हो, सेकंड लास्ट एंड थर्ड लास्ट वीडियो है, जिसमें मैंने ट्रांसपोर्टेशन बताया। मैंने बोला था इसको याद रखने के लिए एक ही तरीका है, क्योंकि
लिटरली जो लोग मेडिकल के नहीं है उनके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है। ऑनेस्टली जब मैं पढ़ता था, हमारे लिए जब हमने नया नया 10th वगैरह में ये सब चीज़ें सीखी थी, हमें भी भूलता था कि जाइलम क्या करता है, फ्लोएम क्या करता है। पता तो है कि दोनों ट्रांसपोर्ट करते हैं, कंफ्यूज हो जाता है कि ये फूड करता था कि ये फूड ट्रांसपोर्ट करता था, या ये वाटर करता था या ये वाटर। तो इसके लिए एक ही ट्रिक है, ट्रिक ये है कि फर्स्ट है फ्लोएम, फर्स्ट है फूड। बस फ्लोएम फूड कंडक्ट करता है, जाइलम वाटर एंड मिनरल्स कंडक्ट करता है। ठीक है, जाइलम कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स और फ्लोएम कंडक्ट्स फूड। फर्स्ट है फ्लोएम, फर्स्ट है फूड, बस सिंपल सा। ठीक है ना, इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट चले तो क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन बोथ स्पीशीज आर बेनिफिटेड बाय एन एसोसिएशन इट इज कॉल्ड। जब दोनों स्पीशीज एसोसिएशन में और दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है, ऐसे एसोसिएशन को क्या कहते हैं? तो ऐसे एसोसिएशन को, अभी ये पहले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था, इसको कहते हैं म्यूचुअलिज्म। दोनों को एक दूसरे से म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा है। म्यूचुअलिज्म की एग्जांपल आती है लाइकन्स, बड़ी सारी होती हैं। लाइकन्स वन ऑफ द एग्जांपल है। लाइकन्स में एल्गी फंजाई जो होती हैं मिलकर रहते हैं। एल्गी फूड बनाता है फंजाई के लिए, फंजाई बदले में उसको शेल्टर और सपोर्ट देती है, तो दोनों एक दूसरे को फ़ायदा दे रहे हैं। तो लाइकन्स इज़ वन ऑफ द एग्जांपल। बाकी रूट्स, और रूट्स के ऊपर भी आपका जो है ये प्लांट की रूट्स, माइकोराइजल कंडीशंस पढ़ लेना आप इसके बारे में। मेन एग्जांपल मैंने आपको दे दी लाइकन्स। तो म्यूचुअलिज्म में दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ रेस्पिरेटरी बॉर्न कम्युनिकेबल डिजीज। इनमें से कौन सी रेस्पिरेटरी बॉर्न कम्युनिकेबल डिजीज की एग्जाम्पल है? सबसे पहले ऑड वन आउट जैसा मेरा ट्रिक है उस पर चलिए। पहले तो नॉन कम्युनिकेबल जो है ना, इनमें से उनको बाहर निकाल दो। कैटरैक्ट नॉन कम्युनिकेबल, ऑप्शन कट। मीजल कम्युनिकेबल होती है, अभी पिछले क्वेश्चंस में एक जगह आया था, मीजल वायरस से, मैंने आपको बोला था वायरस से फैलती है, राइट। तो रिकेट्स नॉन कम्युनिकेबल है बिकॉज ये विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो आपको रिकेट्स हो जाएगा, नहीं होगी तो नहीं होगा। इसमें कोई कम्युनिकेशन नहीं होती है कि मतलब एक बंदे को रिकेट्स और दूसरे को भी हो जाएगा। दूसरे को तब होगा जब वो विटामिन डी ना ले। ठीक है, मतलब हमारे पास ऑप्शन बचे बी और डी जो कम्युनिकेबल है। डेंगू भी वायरस से फैलता है, मीजल भी वायरस से फैलता है। तो इसमें है रेस्पिरेटरी बॉर्न। तो मैंने जब पिछले क्वेश्चन में मीजल्स की बात है तो मैंने बोला था छींकने से, खांसने से फैलता है मीजल्स, राइट। तो मिक्सो वायरस, या आई डोंट नो इसका वायरस का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, आप ज़रूर देखिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे भी बता दीजिए। तो मीजल्स जो है वो ये रेस्पिरेशन से फैलता है, इतना मुझे पता है। कफिंग से, स्नीजिंग से मीजल होता है। डेंगू कैसे फैलता है? डेंग ये मॉस्किटो, जैसे एक बंदे को डेंगू हुआ है, उसको मॉस्किटो काटेगा। कौन सा मॉस्किटो काटेगा? मैंने अपनी वीडियो में बताया, एडीज मॉस्किटो। एडीज मॉस्किटो वो काटेगा, वो डेंग वायरस लेकर दूसरे जो आपका हेल्दी पर्सन है उसको भी काटेगा, तो हेल्दी पर्सन के अंदर डेंग का वायरस आ जाएगा, उसको भी डेंग हो जाएगा। डेंग फैलता है मॉस्किटो के जरिए, मीजल फैलता है कफिंग, स्नीजिंग, मतलब रेस्पिरेटरी बॉर्न डिजीज है, रेस्पिरेशन से उसका लिंक है। ठीक है, ठीक। सो इसका सही आंसर क्या बना फिर हमारे पास? इसका सही आंसर बना बी, मीजल्स। क्लियर? तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 क्वेश्चन है पहले सेट में, नेक्स्ट और 15 क्वेश्चन है मेरे पास जो अगले सेट के लिए मेरा वीडियो ज़रूर देखें और बने रहिए हमारे साथ। 20th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज मेनली कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1। इनमें से कौन सी डिजीज विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होती है? तो सिंपल है ये भी, मुझे ज़्यादा इसमें बोलने का ज़रूरत नहीं है। स्कर्वी आपको पता है C से होती है, विटामिन C से। नाइट ब्लाइंडनेस A से होती है। मरासमस जो होती है आपको फैट या कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स की डेफिशिएंसी से हो जाती है। ठीक है, पीछे बचा बेरी B1, तो इसका आंसर है बी से जो है, मतलब B1 से, विटामिन B1 जिसका साइंटिफिक नेम है थायामीन, इससे होती है बेरी। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ से आप क्वेश्चंस का एक अंदाजा लगा लो कि क्वेश्चन किस लेवल के हैं। इट्स नॉट डिफिकल्ट, दीज आर स्मार्ट क्वेश्चंस, नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन, दीज आर स्मार्ट क्वेश्चन और नॉट इन डेप्थ क्वेश्चंस। इसमें मैं अगर इस फील्ड का हूँ मैं, तो अगर मैं आपको बोलूँ इतनी डेप्थ नहीं है इन क्वेश्चंस में, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं है, बस दिमाग लगाना है। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस। और ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर लिखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।